हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इसमें आज हम चैप्टर नंबर 12 करेंगे, दैट इज एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेस, एचआरआईएस एंड ईएचआरएम। तीन टॉपिक है, तीनों को इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेस। तो एम्प्लॉइज ग्रीवेंस क्या होती है? तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स और एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनको कई बार बहुत सारी शिकायतें होती है। तो वो क्या होती है और उसका कैसे रिजोल्यूशन किया जा सकता है, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग, भाई क्या है एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस की मीनिंग? तो एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस मींस, इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई एम्प्लॉय फील कर रहा है, क्या फील कर रहा है? देखो, कौन फील कर रहा है? कोई एक एम्प्लॉय फील कर रहा है डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्ट है वो, अनहैप्पीनेस, दुखी है, इनजस्टिस, उसको बोल रहा है वो न्याय नहीं मिला, या कोई कंप्लेन कोई एम्प्लॉय फील कर रहा है। किससे रिलेटेड? अपने काम से रिलेटेड कोई डिससेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस, इनजस्टिस और कंप्लेन। अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई डिससेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस, इनजस्टिस और कंप्लेंट। मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई अनहैप्पीनेस, इनजस्टिस, डिससेटिस्फैक्शन और कंप्लेंट। सैलरी, ट्रीटमेंट या फिर वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड कोई एम्प्लॉय फील कर रहा है डिससेटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस, इनजस्टिस, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। यानी कि उसको कुछ ऐसा फील हो रहा है डिससेटिस्फेक्शन का, अनहैप्पीनेस का, इनजस्टिस का या कंप्लेन का, अपने काम, अपने जॉब, मैनेजमेंट, सैलरीज, इन सब से रिलेटेड, तो वो हो गई एम्प्लॉय ग्रीवेंस। ओके जी, ठीक है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय वर्क टुगेदर विथ, एम्प्लॉय जो है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर के साथ काम करता है, सुपरवाइजर्स के साथ काम करता है, को वर्कर्स के साथ काम करता है। ड्यूरिंग वर्क, और काम करने के दौरान, एम्प्लॉय में फील मैनी प्रॉब्लम्स। कौन कौन सी प्रॉब्लम? कि भैया उसके साथ जो है अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, उसको सैलरी कम दी जा रही है, मैनेजर, सुपरवाइजर या कोवर्कर उसके साथ में रूड बिहेवियर कर रहे हैं क्योंकि वो अभी नया है, ठीक है। पुअर वर्किंग कंडीशन है, जहां काम कर रहा है वहां पर एनवायरमेंट सही नहीं है, वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, एयर और वाटर की सुविधा नहीं है, प्रमोशन इश्यूज हैं। जब एम्प्लॉइज ये सब कुछ फील करता है, व्हेन एम्प्लॉय फील आई एम नॉट बीइंग ट्रीटेड प्रॉपरली, देन डिससेटिस्फैक्शन डेवलप, और वहां पर डिससेटिस्फैक्शन डेवलप होता है। दिस डिससेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड एम्प्लॉय ग्रीवेंस। ओके, आगे समझ में अच्छे से? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि भाई जो ये एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन कर होता है ये क्यों, वाई एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेस अराइज, ये जो एम्प्लॉइज की शिकायतें हैं ये क्यों होती है, इसको हम डीप में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियल फैक्टर्स हैं जो वर्कर को अनहैप्पी फील कराते हैं, डिससेटिस्फेक्शन फील कराते हैं, इनजस्टिस फील करवाते हैं, अनहैप्पीनेस फील करवाते हैं, जिससे एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस अराइज होती है। तो वो फैक्टर कौन कौन से हैं हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट फैक्टर आता है नॉन कोऑपरेटिव कोवर्कर, जो साथ में काम करने वाले कलीग से हैं, कोवर्कर्स हैं, वो सपोर्टिव नहीं है, जिससे फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। और इसके बाद एम्प्लॉय चाहता है कि ये मैं किसी को बताऊं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी वो शिकायत, मतलब वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और क्या। हार्श बिहेवियर ऑफ सुपरवाइजर, कई जो आपके सुपरवाइजर है, जो सुपरविजन का काम करते हैं, भाई एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं। लेकिन उस केस के अंदर सुपरवाइजर का बिहेवियर ही अगर रूड हो तो उस केस में एम्प्लॉय जो है उसके इमोशन हर्ट हो जाते हैं, वो एम्प्लॉय को लगता है कि उसकी इंसल्ट की जा रही है, तो यहां पर भी एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेस अराइज होगी। पर्सनल प्रॉब्लम, कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में सब बढ़िया चल रहा है लेकिन आउटसाइड प्रॉब्लम जो है ना, वो भी वर्क प्लेस के बिहेवियर को चेंज कर देती। जैसे उसके पर्सनल घरेलू कोई प्रॉब्लम चल रही है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फ्रेंडशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो उस केस के अंदर भी एम्प्लॉय जो है वो वर्क प्लेस पे अफेक्ट हो सकता है। तो बहुत सारी ये 3 पॉइंट जो है इसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे हो सकता है। पर्सनल में भाई लोन वगैरह ले रखा है
फैमिली का स्ट्रेट है, पुअर्टी है, तो ये भी मेंटली एम्प्लॉय को डिस्टर्ब कर सकता है। तो दो जो बताया वो तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही थी, ये पर्सनल थी, लेकिन इनसे भी वो परेशान होगा और ग्रीवेंस आएगी ही आएगी। अब ये तो ग्रीवेंसेस हो गई। अब भैया इन ग्रीवेंसेस को अच्छे से हैंडल करना बहुत जरूरी है। अगर ग्रीवेंसेस को अच्छे से हैंडल नहीं किया, पीसफुली हैंडल नहीं किया, रिजॉल्व नहीं किया, तो वो ग्रीवेंस आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स में या बड़े एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, सो प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ ग्रीवेंस, प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी और इफेक्टिव मतलब एकदम दमदार डिस्पोजल ऑफ ग्रीवेंसेस, शिकायत का निपटारा इज की ऑफ इंडस्ट्रियल पीस, वो इंडस्ट्रियल पीस का चाबी है। अगर ये शिकायतें जल्दी और इफेक्टिवली नहीं डिस्पोजल की गई या इनका निवारण नहीं किया गया, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल पीस नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके जी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भैया कॉजेज क्या है एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस के, क्या कारण है। तो आइए वन बाय वन पढ़ते हैं। ग्रीवेंसेस अराइज ड्यू टू सर्वल वायलेशंस। देखो वायलेशंस होती है पॉलिसीज की, रेगुलेशंस की, नियमों की, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, मतलब ग्रीवेंसेस आती है ना। तो क्या क्या वायलेशंस किए जाते हैं। फर्स्ट वायलेशंस किया जाता है मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का। जो मैनेजर्स होते हैं ना, उनकी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अपनी मैनेजमेंट जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी ड्यूटीज को पे करने में फेल हो जाते हैं, फुलफिल नहीं करते हैं। पुअर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, अनसेफ मशीन्स दे देते हैं, लैक ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मैनेजमेंट में अगर जब प्रॉब्लम होती है तो एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेस अराइज होती है। अगर उनको टाइम पे नहीं सॉल्व किया गया तो आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो कोज है, कारण है एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस का, दैट इज वायलेशन ऑफ कंपनीज रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। कंपनी के जो रूल्स एंड प्रैक्टिसेस बन रखी हैं, नियम बन रखे हैं, कंपनी की जो पॉलिसीज है, उसको जब कोई मैनेजर्स या एम्प्लॉइज फॉलो नहीं करते हैं तो उस केस के अंदर भी एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस अराइज हो सकती है। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट। देखो कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या शिकायतें होती है, उसको निपटाने के लिए मीटिंग होती है, फिर एक एग्रीमेंट हो जाता है। अब उस एग्रीमेंट को एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों मान के चलते हैं, बट अगर एम्प्लॉयर या मैनेजर्स उस एग्रीमेंट को ना माने, उसका वायलेशन कर देते हैं, तब कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होती है। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ लेबर लॉ। लेबर लॉ जो है, लीगल राइट्स ऑफ वर्कर आर इग्नोर। लेबर लॉ कानून बन रखा है, उसमें कुछ राइट्स दे रखे हैं लेबरर्स को, वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, अगर उसको इग्नोर किया जाता है तो वहां पर ये जो आपके ग्रीवेंसेस है वो अराइज होगी। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। भाई एम्प्लॉइज आर ट्रीटेड अनफेयरली, तो ये तो नेचुरल जस्टिस है ना, दो बंदे हैं, दोनों ने एक जैसी गलती करी है, तो एक को सजा मिलेगी तो दूसरे को भी मिलेगी। भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेस अराइज होगी। ओके, नेक्स्ट है भैया सोर्सेज ऑफ ग्रीवेंसेस। क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, वो हमने कॉजेज पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज। सोर्सेज जो है तीन पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। मैनेजमेंट पॉलिसी से रिलेटेड ग्रीवेंसेस हो सकती है, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो सकती है, और पर्सनल फैक्टर, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। सबसे पहले हम मैनेजमेंट पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या ग्रीवेंसेस हो सकती है उसको पढ़ते हैं, फिर वर्किंग कंडीशन और पर्सनल फैक्टर देखेंगे। तो ग्रीवेंसेस जो होती है मैनेजमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, उसमें सबसे फर्स्ट है वेज रेट और स्केल ऑफ पे। एम्प्लॉय में फील सैलरी इज अनफेयर। जब एम्प्लॉइज को लगता है कि उनकी सैलरी अनफेयर है तो वहां पर जो ग्रीवेंसेस है एम्प्लॉइज की अराइज होगी। ओवर टाइम, कई बार एम्प्लॉइज को लगता है कि उनको ओवर टाइम तो कराया गया लेकिन पेमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं किया गया, तो ग्रीवेंसेस अराइज होगी। लीव प्रॉब्लम, कई बार एम्प्लॉइज जो है छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देता है लेकिन उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर ली जाती है अनफेयरली, तो वहां पर भी ग्रीवेंस अराइज होगी। इम्प्रॉपर ट्रांसफर, एम्प्लॉय का जो ट्रांसफर है वो इनप्रॉपर किया गया है, यानी कि रॉन्ग एम्प्लॉय को रॉन्ग जॉब दे दी गई है, तो एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस होगी। सीनियोरिटी एंड प्रमोशंस, प्रमोशन बेस्ड ऑन फेवरेटिज्म। भाई भतीजावाद भैया,
कि भाई लायक ये है लेकिन नालायक का प्रमोशन कर दिया, तो उस केस के अंदर एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस होगी। लैक ऑफ करियर प्लानिंग, एम्प्लॉयज की करियर प्लानिंग, उनके डेवलपमेंट, उनके ट्रेनिंग, उनके फ्यूचर ग्रोथ पे अगर फोकस नहीं किया जाएगा तो एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस अराइज हो सकती है। लैक ऑफ रोल ऑफ क्लियरिटी, एम्प्लॉय को पता ही नहीं है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उस केस में भी मैनेजमेंट पॉलिसी से रिलेटेड एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस अराइज हो सकती है। अब बात करते हैं वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड कौन कौन सी एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस हो सकती है। अनरियलिस्टिक वर्कलोड, ऐसा वर्कलोड है जो अनरियलिस्टिक है, कोई आदमी इतना काम नहीं कर सकता, एक्सेसिव वर्क अगर दे दिया, उसको फोर्स किया गया है, एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस अराइज होगी। लैक ऑफ प्रॉपर टूल, जो काम करने के लिए प्रॉपर टूल्स वगैरह चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उस केस के अंदर एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस अराइज हो सकती है। टाइट प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स, भैया आपने ऐसे टारगेट सेट कर दिए जो कि इम्पॉसिबल है अचीव करना ही, तो उस केस में एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस होगी। बैड फिजिकल कंडीशंस, जो एम्प्लॉइज है उनको पुअर लाइटिंग, हीट, नॉइस, डस्ट, ये सब वेंटिलेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस अराइज होगी। नेगेटिव डिसिप्लिन है यानी कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सिस्टम क्रिएट फियर, उस केस में भी एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस अराइज होगी वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। सी पार्ट आता है हमारा पर्सनल फैक्टर से रिलेटेड, क्या एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेस हो सकती है, आइए पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला आता है नैरो एटीट्यूड। एम्प्लॉय का एटीट्यूड ही ऐसा है कि हर चीज को मिसअंडरस्टैंड करता है, मतलब एक तरीके से सनकी वाला मामला हो गया, तो उस केस में वो फिर परेशानी रहेगा। ओवर एम्बिशंस, एम्प्लॉय जो है ना वो एक्सपेक्ट करता है अनरियलिस्टिक ग्रोथ, तो उस केस में भी एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस अराइज होगी, लेकिन उसकी वजह से होगी। कई बार ईगो वाली प्रॉब्लम भी हो जाती है, एम्प्लॉय कैन नॉट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, कोई कुछ होते हैं ना लोग, वो अपनी बुराई सुनना ही नहीं चाहते। वैसे तो कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी इंसान अपनी बुराई सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन कुछ होते हैं जो सुनते हैं लेकिन उसके बाद ईगो नहीं आता है, वो उसको सोचते हैं क्या हो सकता है कि मेरे में शायद कमी हो, और फिर उसको वो इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो कई बार इगोस्टिक प्रॉब्लम भी होती है, ऐसी पर्सनैलिटी भी होती है, तो उस वजह से एम्प्लॉइज ग्रीवेंसेस पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट आता है भैया ग्रीवेंसेस, तो पढ़ ली हमने, उसके सोर्सेज पढ़ लिए, कॉजेज पढ़ लिए, क्यों अराइज होती है वो पढ़ लिए। अब भैया इनको हैंडल भी तो करना होता है ना, हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस। बिल्कुल, हैंडल नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर ग्रीवेंसेस के सिम्टम्स है, अगर उसको हैंडल नहीं किया तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, सॉरी, और उससे सबका प्रॉब्लम होगा। ग्रीवेंसेस इटसेल्फ इज नॉट बिगेस्ट प्रॉब्लम, ग्रीवेंस आना, शिकायत आना बिग प्रॉब्लम नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शिकायतें आएगी आएगी, बट अगर वो ग्रीवेंस अनरिजॉल्व रह जाए, यानी कि उस ग्रीवेंसेस का अगर है सही प्रॉपर तरीके से हैंडल करके उसको रिजॉल्व नहीं करे, उसका निवारण नहीं करे, तो फिर प्रॉब्लम है। ग्रीवेंस होना, एम्प्लॉय की शिकायत करना प्रॉब्लम नहीं है, उसको अनरिजॉल्व छोड़ देना प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर वो बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई कैसे ग्रीवेंसेस को हैंडल किया जा सकता है, तो उसमें फर्स्ट आता है ग्रीवेंसेस मे और मे नॉट बी रियल। कई बार ग्रीवेंसेस जेन्युइन होती है, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया जा सकता है और जेन्युइन ग्रीवेंसेस का रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है भाई क्या ध्यान रखना चाहिए ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करते टाइम, हैंडल करते टाइम, तो सेकंड है ग्रीवेंसेस में हैव मल्टीपल कॉजेस, एक ग्रीवेंसेस के कई कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण जरूरी नहीं है, तो उन रीजंस के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, उस पर बातचीत की जानी चाहिए। एम्प्लॉइज में नॉट बी एक्सप्रेस ग्रीवेंसेस ओपनली, कई बार एम्प्लॉइज जो होते हैं वो शिकायत ओपनली जो है वो नहीं बताते हैं, वो साइलेंट रहते हैं और डिससेटिस्फाइड रहते हैं, जिसकी वजह से वो एब्सेंट रहते हैं, तो और या छोड़ के चले जाते हैं, उससे प्रोडक्शन भी कमी आती है, यानी कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ग्रीवेंसेस प्रोसीजर, देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ग्रीवेंसेस प्रोसीजर जो है ना वो होना चाहिए कि भाई एम्प्लॉय अपनी शिकायत कहां करे, कैसे करे। तो दो तरीके हैं इसके, एक है ओपन डोर पॉलिसी और एक है स्टेप लैडर प्रोसीजर। तो ओपन डोर पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय कैन डायरेक्टली मीट टॉप मैनेजमेंट और वहां जाके अपनी शिकायत बता सकता है, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में ये चलता है। इसके फायदे ये कि फटाफट सॉल्यूशन हो जाता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। लिमिटेशन ये है कि ये केवल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है, जहां हजारों लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट के साथ हर एक जाके मिलेगा तो पॉसिबल नहीं है। स्टेप लेडर प्रोसीजर जो है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो हेरेची को फॉलो करते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी शिकायत सुपरवाइजर को बोलेगा, सुपरवाइजर से रिजॉल्व हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे लोअर मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा।
लोअर मैनेजमेंट से सॉल्व हो गई तो ठीक है, नहीं तो मिडिल मैनेजमेंट तक जाएगी, मिडिल मैनेजमेंट से सॉल्व हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर टॉप लेवल जाएगी। तो एक हियरार्ची के द्वारा होता है, ग्रीवेंस जाती है फिर उसका रेजोल्यूशन होता है। तो ये हो गया एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। सेकंड पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको HRIS बोलते हैं। देखो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, किसकी, ह्यूमन रिसोर्सेज की। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे अगर लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों की पूरा डेटा, उनका स्किल, वो क्या काम कर रहे हैं, उनको क्या सैलरी देनी है, किसका प्रमोशन करना है, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब HR डिपार्टमेंट का सारा डेटा अगर एक सिस्टम के तौर पर बना दिया जाए ताकि उसको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके जरूरत के हिसाब से यूज किया जा सके, दैट इज HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखो क्या मीनिंग है, देखो HRIS क्या है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज ए सिस्टम डिजाइन, ये सिस्टम क्यों बनाया गया है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ताकि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके जब उसकी जरूरत हो, किसको, HR मैनेजमेंट को। तो ये जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी है और बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थित है। ओके, और उससे क्या होगा, जब भी HR मैनेजमेंट को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो आराम से उसको कलेक्ट कर सकता है। ओके, ठीक। सो ऑर्गेनाइजेशन नीड यूज एम्प्लॉय डेटा सच एज सैलरी, अटेंडेंस, लीव, परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग। कोई पता करना ये एम्प्लॉय कितने दिन छुट्टी लिया, इसकी सैलरी उस हिसाब से कैलकुलेट करनी है, कितनी कट करनी है, कितना एक्स्ट्रा बोनस देना है, वो सब कुछ इस सिस्टम के अंदर आपको सूचना इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके जी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारा फिर टॉपिक, दैट इज EHRM। ठीक है, पार्ट नंबर C, EHRM। EHRM का मतलब यहां पर क्या है, वही इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। EHRM मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड HR एक्टिविटीज। जैसे किसी एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, ऑनलाइन उसकी एप्लीकेशन जो या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट की जा सकती है, तो इससे बहुत सारा समय बचेगा। ओके, तो ऐसे कैसे जो ट्रेडिशनल जो मेथड है उसमें पेरोल बनाने में, रिक्रूटमेंट बनाने में, अप्रेजल में, अटेंडेंस में, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर इन सबको इलेक्ट्रॉनिकली किया जाए, टेक्नोलॉजी का यूज करके किया जाए, HR पोर्टल के थ्रू किया जाए, तो फिर बहुत टाइम बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी। तो एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है EHRM से, कॉस्ट सेविंग हो गई, एम्प्लॉय डेटा मेंटेन किया जा सकता है, क्विक एनालिसिस होकर एक्यूरेसी आएगी। टाइप ऑफ EHRM के अंदर ऑपरेशनल EHRM होता है जिसमें पेरोल वगैरह पे काम किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव EHRM हो गया, और रिलेशनल EHRM के अंदर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल EHRM के अंदर स्ट्रेटेजिक HR एक्टिविटी को फॉलो किया जाता है। EHRM को प्रैक्टिस करने के लिए ई रिक्रूटमेंट में आप EHRM का यूज कर सकते हो, ई सिलेक्शन कर सकते हो, ई लर्निंग कर सकते हो, ई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ई कंपनसेशन, बायोमेट्रिक्स, ये सारे के सारे जो है EHRM के ऑपरेशन में काम आते हैं, यानी कि EHRM में ये सारे काम आप कर सकते हो। ओके जी, ठीक है। तो इसी के साथ में चैप्टर हमारा 12 हो जाता है कंप्लीट। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे चैप्टर नंबर 13। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।